चलिए, जो हमारा 23वां अध्याय हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, उसका अब भाग 5 को हम चालू करते हैं। ठीक है, और भाग 6 में ये पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि मुर्गन यकी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते हैं, यानी किन लोगों के निवास स्थान को कहते हैं? संगम काल में लोगों के निवास स्थान को मुर्गन यकी यवन कहा जाता है। ठीक है, एनियर। ठीक है, संगम काल में एनियर शिकारियों की जाति थी एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी उनकी सुविकसित वस्त्र उद्योग था। यानी संगम काल में चोलों की समृद्धि यानी बढ़ना। ठीक है, ऊपर की तरफ उनकी समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग था। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। आंध्र प्रदेश में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का केंद्र था। ठीक है, जो भी आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोट्टीप्रोलु, ठीक है, ये एक पुरातात्विक स्थल है, आंध्र प्रदेश में है, जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का केंद्र था। संगम काल में समुद्री व्यापार का एक केंद्र था आंध्र प्रदेश का गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल। नोट में यहाँ बताया गया कि सर्वप्रथम मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप कहेंगे होपोलस। होपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने में विधि खोजी। दो बातें लिख लीजिए नोट करके। ठीक है, ये दो बातें नोट करके लिख लीजिए कि सर्वप्रथम मानसून की खोज होपोपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि की खोजी किन्होंने? हिप्पोलस ने। ठीक है, राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषद में विभाजित था। संगम काल में, ठीक है, चोल राजवंश में राजा की सहायता के लिए, ठीक है, मदद के लिए, ठीक है, नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था। ये 5 परिषद के नाम लिखिए, जिन्हें 5 महासभा का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, सीधा लिख लीजिए कि चोल राजवंश में 5 महासभा के नाम निम्नलिखित हैं, यानी राजा की सहायता के लिए इन, ठीक है, 5 परिषदों में विभाजित किया गया था। नियुक्त अधिकारियों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला मंत्री, ठीक है, ठीक, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेना नायक, ठीक है, चौथा दूत या राजदूत और गुप्तचर। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था वो भी लिख लीजिए कि मंत्री को क्या कहा जाता था? पुरोहित को पुरोहितर कहा जाता था, सेना नायक को सेना पतियार कहा जाता था, दूत या राजदूत को दूतार कहा जाता था, गुप्तचर को अरोरार कहा जाता था। ठीक है, ओरार कहा जाता था किसको? गुप्तचर को। ठीक है, अगला क्या है? कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, अब कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे? चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तेलांग द्वितीय 973 से 997 ई था। ठीक है, लिखिए, तेलांग द्वितीय ने अश्वमत और भुवने कमल की उपाधि धारण की। यहाँ के जो संस्थापक थे तेलांग द्वितीय, इन्होंने अश्वमत और भुवने कमल की उपाधि धारण की। ठीक है, 2 उपाधियों को धारण किया इन्होंने। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। कौन कौन हुए? नाम निम्नलिखित है, देखते हैं। पहला तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है, जयसिंह, शामेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थी, शामेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय। ठीक है, ये कुछ कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। ठीक है, नाम लिख लीजिए। सोमेश्वर प्रथम,
1043 ई में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। ठीक है, लिख लीजिए। विक्रमादित्य 4 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य 4। ठीक है, उसकी राज्यसभा में विक्रमादेवचरित की रचयिता विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक ज्ञानेश्वर निवास करते थे। ठीक है, एक रचयिता है विक्रमा का देवचरित। ठीक है, विक्रमा देवचरित्र, ठीक है, के रचयिता विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक कौन करते थे? विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर निवास करते थे। किसकी रचना? विक्रमा देवचरित की रचना। ठीक है, विल्हन उसके राजकवि थे। ठीक है, विल्हन उसके राज्य कवि थे। विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक ज्ञानेश्वर निवास करते थे, विज्ञानेश्वर निवास करते थे। ठीक है, ये लेखक का नाम है विल्हन। ठीक है, विक्रमादित्य के चतुर्थ, ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ के राजकवि कौन थे? विल्हन। ठीक है, ये भी नोट करते हुए चलिए। सामेश्वर तृतीया की विजयों के अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा, यानी वो लड़ाई झगड़ा करके विजयों की अपेक्षा शांति कार्य में का अधिक रुचि थी उनकी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक तैलंग तृतीय का पुत्र। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? सामेश्वर चतुर्थ था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक तैलांग तृतीय का पुत्र सामेश्वर चतुर्थ था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व चालुक्य राजा के दरबार मंत्री वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व कौन करते थे? चालुक्य राजा के दरबारी मंत्री वासवन्ना। ठीक है, ठीक है, यह एक ब्राह्मण थे। ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा? कल्याणी के चालुक्य। अब हम देख रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है, दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश ईसा से 6ठी-8वीं शताब्दी मध्य तक, 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश जिस शाखा के अधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी केरल होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। देखिए, जो वातापी के चालुक्य वंश है इन्हें वातापी, ठीक है, वातापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस शाखा का आधिपत्य रहा, ठीक है, इस वंश पे जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी केरल होने के कारण, ठीक है, उत्कर्ष स्थल केरल होने के कारण इसका नाम वातापी चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, लिख लीजिए कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। ठीक है, पहली राजधानी उनकी क्या थी? ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे एहोल। क्या थी? एहोल। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। ठीक है, ये लिखिए कि पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम नाम मिलते हैं। कौन से अभिलेख में? ठीक है, तो आप कहेंगे कि वह कौन सा अभिलेख है? महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व यानी पहले 2 शासक कौन थे? जयसिंह तथा रणराम, उनके नाम मिलते हैं। ठीक, पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था।
ठीक है। सबसे ज़्यादा ये अश्वमेध पे प्रश्न आता है गुप्त साम्राज्य से, ठीक है, कि किन्होंने अश्वमेध करवाया था गुप्त साम्राज्य से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, इनके शासनकाल को आप लिख लीजिएगा। ने बनवासी के कदम्ब कोंकण के मौर्य तथा वल्लारी कुर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। वतापी के निर्माणकर्ता वतापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। लिख लीजिए, सीधा इतना ही लिखिए, या आप हेडिंग डाल रखेंगे वतापी के चालुक्य वंश, तो शासक कीर्तिवर्मन प्रथम का शासनकाल को लिख लीजिए 566 से 597 ई, ठीक है। वतापी के निर्माणकर्ता शासक कीर्तिवर्मन को माना जाता है, कीर्तिवर्मन को, ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख, ठीक है, महाकूट अभिलेख भी है जिसके अंतर्गत पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम से पूर्व दो शासकों जयसिंह तथा रणराम के भी नाम मिलते हैं। कौन से अभिलेख से? महाकूट अभिलेख से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाकूट स्तंभ लेख के बारे में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुसुवर्ण अग्निष्टम यज्ञ कराने को कहा गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलेश वैष्णव धर्म अनुयायी था, ठीक है, वैष्णव धर्म अनुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है, ठीक है। ये नाम लिख के आप लिखते चलिए, ये इसी का भाग है वतापी के चालुक्य वंश का, ठीक है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा किया, ठीक है। बादामी कहो या वातपी कहो, ठीक है, बादामी कहो या वतापी कहो, बात बराबर है, एक ही चीज़ है। वहाँ के गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे मंगलेश ने, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय में हुआ था, यानी शुरुआत तो कीर्तिवर्मन के शासनकाल में ही हो गया था, ठीक है। निर्माण पूरा करवाया मंगलेश ने, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था, ठीक है। चालुक्य वंश में सबसे योग्य तथा शक्तिशाली वंश कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर 609 से 10 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। चलिए, क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने अपने चाचा मंगलेश बाकी उनके समर्थकों की हत्या कर 609 पे गद्दी पर बैठे। कब से कब तक? बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठे। कब से कब तक? 609 ई से 10 ई तक, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का किससे युद्ध हुआ? हर्ष से युद्ध हुआ। कहाँ? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर हुआ, ठीक है। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने, सीधा पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से युद्ध कौन सी नदी के तट पे हुआ, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पे हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ई में हर्ष को पराजित यानी हरा दिया। कब? 618 में। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए, अगला क्या है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, लिख लीजिए। ऐहोल अभिलेख कौन से वंश का है? तो आप कहेंगे कि यह वतापी के चालुक्य वंश यानी बादामी के चालुक्य वंश का है, ठीक है, के शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख, ठीक है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति क्या होता है? ठीक है, मैंने एकदम पहले वीडियो में ही बता रखा है कि प्रशस्ति उसे कहा जाता है जब कोई शासक या कोई राजा अपनी प्रशंसा एक पुस्तक में लिखवाए, ठीक है, या कोई पुस्तक सिर्फ राजा की प्रशंसा या तारीफ से ही भरी हो, उसको प्रशस्ति कहा जाता है,
क्या प्रशस्ति कहा जाता है। यानी पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रशस्ति अभिलेख कौन सा है, तो आप कहेंगे ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तथा इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। लिखते हुए चलिए, संस्कृत भाषा है। लिपि दक्षिण ब्राह्मणी है। इस अभिलेख की लिपि क्या है, दक्षिण ब्राह्मणी। इस लेख की रचना रवि कृति ने की। ठीक है, अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। इसको कैसे लिखना है बताता हूँ। अजंता की गुफा के मतलब अजंता की गुफा में चित्र बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। कहाँ पे, अजंता की गुफा में। ठीक है, अजंता की गुफा के चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। समझिए, पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल से शुरू होता है। यानी समझिए बस इसको, पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी शासनकाल से चालू होता है। किसके, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, पल्लव वंश का शासक इस समय, लिख लीजिए कि इस समय में पुलकेशिन द्वितीय के समय में पल्लव वंश का शासक कौन थे, तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन। ठीक है, यहाँ से उतना ज़्यादा प्रश्न आता नहीं, बाकी आपको कंप्लीट सब करना है। 642 ई में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया। चलिए, क्या बताया गया है, जैसे हमने पढ़ा कि पल्लव वंश के शासक कौन थे पुलकेशिन द्वितीय का समय में, तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन थे। ठीक है, 642 में क्या हुआ, 642 में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, मैंने ऊपर बताया पल्लव वंश के शासक थे 642 ई में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में, कौन से युद्ध में, तो आप कहेंगे कांची आक्रमण के युद्ध में उसे हरा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, और इसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। किन्होंने, पल्लव वंश के शासक 642 ई में नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, कांची आक्रमण के युद्ध में। कांची आक्रमण के युद्ध में उसे लंका नरेश मानव वर्मन की सहायता मिली। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने, इस युद्ध के बाद, कौन से युद्ध, कांची आक्रमण के युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। बहुत उपाधि है इसमें। ठीक है, सबको आपको याद रखना पड़ेगा। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने, मालवा को जीतने के बाद जो विनयादित्य थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। किसकी, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मा, ठीक है, नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। बस यहाँ से उपाधि पूछेगा। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किन्होंने धारण की, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने इसकी यह उपाधि को धारण किया। ठीक है, चालुक्य नरेश, चालुक्य वंश के नरेश यानी राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव के राजा नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। ठीक है, चालुक्य नरेश ने कांची कोंडा की उपाधि धारण की पल्लव नरेश को हरा के। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोक्य महादेवी ने करवाया। इसको एडजेक्टिव लिख लीजिए। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया प्राचीन संगम युग में, तो त्रिलोक्य महादेवी ने करवाया। पटद काल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण, ठीक है, जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी जी ने करवाया। ठीक है, एडजेक्टिव लिख लीजिए। यह कहाँ पे है, तो यह
पटदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी जी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिकी वर्मन द्वितीय था। कौन सा वंश? पल्लव वंश। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय था। ठीक है, इसके सामंत दंती दुर्गा ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। ठीक है, मतलब जो पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? कीर्ति वर्मन द्वितीय। इसके सामंत दंती दुर्गा ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है, इनके सामंत कौन थी? दंती दुर्गा ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश, कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए, वेंगी आंध्र प्रदेश के पूर्व चालुक्य। देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको। पूर्व चालुक्य वेंगी वंश, पूर्व चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की। ठीक है, एडिटिव लिखते हुए जाइए। एडिटिव बस आपको एक लाइन में इतना लिख लीजिए, बस आपको इतना याद करना है कि पूर्व चालुक्य जिसे वेंगी वंश की स्थापना किन्होंने की? तो पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की। ठीक है, विष्णुवर्धन ने 615 से 633 ई तक शासन किया। इनके शासनकाल को लिख लीजिए। पूर्व चालुक्य वंश के शासन कब से कब तक किया? विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। वेंगी के चालुक्य वंश, ये वेंगी के चालुक्य वंश है। ठीक है, ऊपर आतापी का चालुक्य वंश था। ठीक है, ये वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वेंगी आंध्र प्रदेश थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। सबसे इस वंश का कौन सा वंश? वेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। ठीक है, राष्ट्रकूट पल्लव एवं पांडवों को विजयादित्य ने पराजित किया। विजयादित्य ने किनको पराजित किया? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट पल्लव और पांडव तीनों को पराजित किया। किन्होंने? वेंगी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय ने। ठीक है, चलिए, ये हमारा भाग 5 था। ठीक है, ये हमारा भाग 5 था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा रह जाता है पेज 1। बस इसके बाद एक ही पेज हमारा रह जाता है, जिसको हम भाग 6 में देखेंगे। ये भाग 6 है, भाग 5 है। ठीक है, हम भाग 6 में जो आखिरी पेज रह गया उसको देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमें यादव वंश देवगिरी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 24वें अध्याय पे आएंगे, जिसमें सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय को पढ़ना है। ठीक है, फिर 25वां हमारा हो जाएगा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। 25वां अध्याय क्या हो जाएगा? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यह प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत इतिहास को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाग 6 में।